जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 9th की साइंस एनसीईआरटी का रिवीजन शुरू कर रखा था और उसके अंदर है वो हमने 7 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं और 8 नंबर जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा था। और पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी आपको एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और इसमें अभी तक है वो हमने 50+ टेस्ट है वो अपलोड कर रखे हैं भी, ठीक है। और एक आपको हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहां पे अपन 8 नंबर चैप्टर कवर कर रहे थे भी, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसको अपन ने आधा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था और आज कुछ एक क्वेश्चन करना है और गति का तीसरा नियम अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले अपन पढ़ेंगे, पहले अपन क्वेश्चन करेंगे भी, पहले अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहां पे है, ये रहे आपके क्वेश्चन, यहां से शुरू करने आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले यहां से शुरू करना था भी। इसके अंदर है वो एक 5 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर के 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, यह आपको बताना है। अब अपन इस मेथड से नहीं करेंगे, जो इसने समझा रखा है इस मेथड से अपन नहीं करने वाले हैं। तो सर कौन से करोगे, अपन अपने मेथड से करेंगे भी। तो देखो 5 केजी द्रव्यमान आपको कितना दे दिया, 5 केजी दे दिया और 2 सेकंड तक यहां पे बल आरोपित किया जाता है। तो इसके अंदर आपको यहां पे आपको दे रखा भी वस्तु का वेग, यानी आपको प्रारंभिक वेग दे दिया कितना, 3 मीटर पर सेकंड है भी। प्रारंभिक वेग है वो 3 मीटर पर सेकंड है और उसके बाद में उसको क्या है 7 मीटर पर सेकंड कर दिया, यानी v का मान है वो आपके पास में कितना आ गया, तो ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड आ गया भी, 7 मीटर पर सेकंड आ गया। और समय आपके पास में क्या है, ये समय 2 सेकंड समय दे रखा है। तो यहां पे आपको एक तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना है, वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना। पहले आप त्वरण ज्ञात कर लो, इसमें पहले त्वरण ज्ञात कर लो। तो आपको पता है भी गति का जो प्रथम नियम है वो क्या बोलता है, गति का प्रथम नियम क्या कहता है भी, v बराबर, गति के प्रथम नियम क्या बोलता है, प्रथम समीकरण गति का ये है v बराबर होता है u प्लस में 80, u प्लस में 80। तो यहां पे v अंतिम वेग कितना है भी, 7 है, बराबर में u प्रथम वेग प्रारंभिक वेग कितना है, 3 है, और प्लस में a आपको ज्ञात करना है और t कितना है भी, 2 सेकंड है, तो 2a कर दिया अभी। अब ये 3 यहां पे क्या है भाग में, यहां पे आपके पास में क्या है प्लस का, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में 2a का मान कितना आ गया अभी, 2a का मान आ गया आपके पास में 4। तो a का मान आपके पास में कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया अभी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में अब इसी समीकरण से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं भी, तो इसी समीकरण से है वो अपन अब अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं भी। अब क्या है, क्या कहना है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, तो अंतिम वेग क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे v बराबर क्या है भी, u प्लस 80 है, u प्लस 80 है। तो यहां पे प्रारंभिक वेग कितना है, तो 3 है, प्रारंभिक वेग 3 है और प्लस में a का मान कितना है, अभी निकाला आपने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और उसके बाद में समय कितना है, तो 5 सेकंड तक आरोपित किया जाता है। 5 सेकंड तक आरोपित किया जाता है, तो इंटू 5 तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में v होता है अंतिम वेग, तो यहां पे 3 और 5 2 10 10 और 3 13, तो यहां पे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड है वो आपका क्या आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड, यानी 5 2 10 10 और 3 13 मीटर पर सेकंड है वो आपका क्या आ जाएगा, अंतिम वेग यहां पे आ जाएगा। और यही आपको ज्ञात करना था भी, तो ये देख लो भी 13 मीटर पर सेकंड है। अब गति का जो प्रथम समीकरण है ना, उसी से अपन ने क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित करने में। अब यहां पे देखें तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी m होता है यहां पे द्रव्यमान और a होता है यहां पे त्वरण, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण आपको दे रखा है, तो यहां पे पहली कंडीशन के अंदर है वो बल कितना होगा, पहली कंडीशन के अंदर बल है वो 2 इंटू त्वरण कितना है 5 है, तो यहां पे आपके पास में 10 न्यूटन आ जाएगा भाई। पहली कंडीशन के अंदर आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन के अंदर कितना बल लगाना पड़ेगा, तो दूसरी कंडीशन के अंदर है वो द्रव्यमान कितना है 4 केजी है, और यहां पे त्वरण कितना है 2 है, तो यहां पे आपको 8 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। अब इसने बोला है बी कौन सी कंडीशन के अंदर है वो ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, तो आपको पहली कंडीशन के अंदर, यानी 2 केजी की जो द्रव्यमान वाली वस्तु है ना, उसको आप 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करते हैं, तो आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन के अंदर है वो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा अभी। तो यहां पे देखो भी 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, यहां पे आपको 10 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, और दूसरी के अंदर है वो 8 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा अभी। तो आप है वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इतना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बाकी आप है वो यहां पे समझ सकते हैं, F बराबर ma हो गया अभी, ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, और कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है वो कितना है 1000 केजी है। तो पहले तो आप है वो इसको किस में कन्वर्ट करो भी, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो इसकी चाल को। तो 108 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा भी, 5/18 से गुणा कर दो भी, तो 18 एकम 18 और 18 छिके 108, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में 4 सेकंड का समय लेता है, कितना समय लेगा भी, रुकने में क्या है 4 सेकंड का समय लेता है, और कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल की गणना आपको ज्ञात करनी है। तो पहले जो गति का पहला समीकरण है v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस में at। अब यहां पे आप क्या है ब्रेक लगा रहे हो, तो वो आपका त्वरण है, आपका त्वरण है वो क्या होगा भी माइनस में आएगा, आपका त्वरण माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा करके आप क्या कर रहे हो भी, उसकी गति को शून्य कर रहे हो भी, उसके वेग को शून्य कर रहे हो, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो यहां पे त्वरण आपका माइनस में आ जाएगा। और आप क्या है 108 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये आपके पास में ये जो आपने इसमें कन्वर्ट किया है ये आपका u का मान है भी, u यानी प्रारंभिक वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड, या फिर 108 किलोमीटर पर घंटा बोल दो। लेकिन जब आप ब्रेक लगाओगे तो आपका जो अंतिम वेग है यानी v, अंतिम वेग यानी v है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेग है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे v का मान 0 बराबर में u का मान कितना है 30 है, और प्लस में, और a आप क्या लोगे, a है वो आप माइनस में लोगे भी, a है वो आप माइनस में लोगे। और कितना समय लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है, तो t का मान है वो 4 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस का 4a, क्या लिखूंगा अभी माइनस का 4a लिखूंगा, माइनस का 4a। अब ये माइनस का 4a है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग प्लस का हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4a बराबर 30 हो गया अभी, 4a बराबर 30 हो गया। तो a बराबर आपके पास में कितना आ गया
30/4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब ये आपके पास में त्वरण आ गया अभी, ये आपके पास में त्वरण आ गया। अब आपको क्या है, बल की गणना करनी है। भी बल की गणना करनी है। आपको पता क्या है भी, F बराबर यानी बल बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये फॉर्मूला होता है F का। तो यहां पे आपके पास में F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है 1000, द्रव्यमान कितना भी 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम है। और इंटू यहां पे जो त्वरण आया वो कितना आया आपके पास में, त्वरण आया वो 30/4 आया। अभी त्वरण आपके पास में 30/4 आया, तो इसको काट दो, 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो ये आपके पास में 7500 आ जाएगा। अभी 7500 आ जाएगा, और वो भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। अभी 7500 न्यूटन आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, भी माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण था वो क्या था, माइनस में था। भी आपका त्वरण है वो एक प्रकार से माइनस में था, तो यहाँ पे 7500 न्यूटन आ जाएगा। अभी 7500 न्यूटन आ जाएगा। और जो बल का असाई मात्रक होता है वो क्या होता है भी, मीटर, बल का असाई मात्रक क्या होता है भी, किलोग्राम। बल का असाई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, ठीक है, इस प्रकार से। और एक होता है संवेग, एक क्या होता है आपका संवेग होता है। तो संवेग का असाई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है भी। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का असाई मात्रक होता है, और बल का असाई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद में यहां पे इसने दे दिया भी, ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के दौरान लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। अभी गाड़ी की गति के विपरीत दिशा के अंदर है, तभी यहां पे क्या है, ऋणात्मक बल लगाया भी। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको दे रखा है भी, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। अब इसके अंदर देखो भी, आपको बल कितना दे दिया, 5 न्यूटन दे दिया, और यहां पे द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है भी F बराबर क्या होता है, ma होता है, F बराबर ma होता है। द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान आपको क्या है, m1 और m2 आपको पता नहीं है, तो ये ज्ञात कर लो। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये m बराबर हो जाएगा F अपॉन में a, F अपॉन में a। F कितना है, 5 न्यूटन है, और a यहाँ पे कितना है, तो a यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5/10, यानी इसे 1/2 लिख सकते हैं भी, 1/2 यहां पे केजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में देखो भी, दूसरी कंडीशन में m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो m2 बराबर हो जाएगा दूसरी कंडीशन में, ये आपके पास में F कितना है, 5 न्यूटन है, और a कितना है आपके पास में, a आपके पास में दूसरी कंडीशन में 20 न्यूटन है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपके पास में 1/4 आ जाएगा। अब दोनों द्रव्यमानों को जोड़ो आप, दोनों द्रव्यमान कितना है, एक तो आपके पास में 1/4 है और एक आपके पास में 1/2 है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 1/2 प्लस में 1/4, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 1, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया अभी, यानी टोटल द्रव्यमान आपके पास में 3/4 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है भी, यानी जो कुल द्रव्यमान, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया गया, अब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया गया तो कितना द्रव्यमान हो गया, 3/4 हो गया, द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया गया, तो इस प्रकार बल द्वारा त्वरण उत्पन्न कितना होगा। तो आपको पता है भी F बराबर क्या होता है, भी ma होता है, और a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर ज्ञात करेंगे तो a बराबर हो जाएगा F अपॉन में m, F अपॉन में m हो जाएगा इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे मान रख दो। तो a बराबर F का मान कितना है, तो 5 न्यूटन है भी, यानी बल का मान कितना, 5 न्यूटन है, तो 5 अपॉन में m का मान कितना, 3/4, तो ये हो जाए 3 और /4 आएगा, वो चला जाएगा आपका ऊपर, तो यहां से ये आपके पास में गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौके 20, और 20 के अंदर 3 का भाग लगाना है, तो ये आपके पास में त्वरण आ जाएगा, तो ये हो जाए 3 छिके 18 और 3 छिके 18, 3 छिके 18, इस प्रकार से ये क्या है आपके पास में आ जाएगा 6.66, तो इसको 6.67 लिख सकते हैं भी, 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा भी 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 8.9 में दिया गया है। तो चित्र गेंद को विरामावस्था में लौटने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया जाएगा ये आपको बताना है। पहले वेग था वो क्या था भी 20 मीटर पर सेकंड था भी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अभी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड था। और उसके बाद में ये समय लिया इसने 10 सेकंड का समय लिया और 10 सेकंड में वो क्या है इसका जो एक प्रकार से बोले वेग है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, वेग जीरो हो गया। तो इसके अंदर आपको बताना भी विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाया गया। तो F बराबर क्या होता है भी ma होता है भी, F बराबर ma होता है। तो यहां पे आपके पास में क्या नहीं है भी, तो यहां पे आपके पास में त्वरण नहीं है। द्रव्यमान तो है आपके पास में 20 ग्राम की है, लेकिन त्वरण नहीं है, यहां पे त्वरण नहीं है। लेकिन अपन त्वरण है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता है भी, एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन में t। v होता है आपका अंतिम वेग, u होता है आपका प्रारंभिक वेग और t होता है समय। तो इसका अंतिम वेग तो जीरो हो रहा है अभी, अंतिम वेग है वो तो आपका जीरो हो रहा है, तो जीरो ले लो, माइनस में u यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना था। तो प्रारंभिक वेग है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड था भी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड था। तो ये लो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। अपॉन में टी समय कितना ले रहा है, ये कितना समय ले रहा है, तो 10 सेकंड का समय ले रहा है, तो अपॉन में 10 आ गया। तो यहां पे आपके पास में 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, यानी जीरो से भी ये माइनस में आएगा। अब देखो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा अभी आपको। और ये भी आपको पता है भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा 0.02। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का भाग लगा दो। तो 100 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 0.02 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और वो भी मान किस में आया, भी माइनस में आया है। मान है वो आपका जो त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या आया है भी, ये आपका माइनस में आया है, ठीक है। उसके बाद में फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। अब इस फोर्स वाले में रख दो, तो ये आपके पास द्रव्यमान कितना है भी 20 ग्राम है, 20 ग्राम द्रव्यमान है, ठीक है। और इस ग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा अभी, इस ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा। तो इसके अंदर है वो आपको बल ज्ञात करना है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है केजी, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 20 ग्राम है तो इसमें 1000 का भाग दूंगा मैं, तो 1000 का भाग दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.02 किलोग्राम आ गया, और इंटू आपके पास में त्वरण कितना है, तो त्वरण आपके पास में 0.02 आपके पास में त्वरण आ गया। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 2 4, और ये 2 यहां पे है और 2 के बाद में यहां पे दशमलव है, तो यानी 4 के बाद में दशमलव आएगा भी। ये कितने के बाद में आएगा, 4 के बाद में दशमलव आएगा। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये इतना न्यूटन है वो बल लगाना पड़ेगा भी आपको 0.0004। तो ये देख लो भी यही आ रहा है क्या, नहीं तो फिर अपने को सुधार करना पड़ेगा। ये देखो 0.0004 न्यूटन, यानी 4 अंकों के बाद में क्या है भी आपका 4 अंकों के बाद में आपका क्या है दशमलव लगा हुआ है, और माइनस यहां पे देखो भी आपने जो एक्सीलरेशन निकाला था यानी त्वरण निकाला था वो आपका क्या था भी माइनस में था, इसीलिए ये क्या है माइनस में आ जाएगा। इट्स ओके, चीजें समझे क्या, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहां से अपन अब बात करते हैं गति के तीसरे नियम की। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा उनमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है गति के तीसरे नियम से। यानी दूसरे नियम से हमारे पास में बल का फॉर्मूला आता है, बल का सूत्र आता है, और गति का जो प्रथम नियम था उससे बल की परिभाषा है वो पता चलती है भी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तीसरे नियम के अनुसार जब हम एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तीसरी नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है
तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। तीसरा जो गति का नियम होता है, गति का नियम, इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो दोनों बल परिमाण में सदैव क्या होंगे? समान होंगे, यानी समान बल लगेगा। भाई 5 न्यूटन का बल अगर लग रहा है तो दोनों ही क्या होंगे? 5 न्यूटन के बल लगेंगे, लेकिन उनकी दिशा है वो क्या होगी? विपरीत होगी भी। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होता है। युगल यानी जोड़े के रूप में होता है, और ये बल कभी एक दूसरे पर, कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। विपक्षी टीम का कोई खिलाड़ी है, उससे टकरा जाते हैं, तो इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये बोलेंगे भी किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं, यानी जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से टकराते हैं तो दोनों में क्या है? फोर्स, दोनों में बल समान लगा है, लेकिन दोनों में विपरीत बल लगा है भी, और दोनों यानी एक जोड़े के रूप में लगा भी। हमारे ऊपर भी बल लगा और उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी बल लगा, तभी है वो हम टकराए, और टकराने के बाद में हम क्या है? चोटिल हुए भी। ठीक है, तो इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी है, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर क्या है? विपरीत है। इन दोनों बलों की दिशाएं है वो क्या है? विपरीत है। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। कोई एक बल है वो क्रिया और दूसरा बल है वो प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि किसी भी क्रिया के ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही साथ कार्य करते हैं। एक ही साथ है वो कार्य करते हैं। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या आपेशीय बल जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव में हम आगे बढ़ते हैं। भी जैसे हमने क्या किया भी, हम चलते हैं तो हमारे पैरों के द्वारा हम है वो पृथ्वी के ऊपर पीछे की ओर बल लगाते हैं, तो उतना ही बल है वो हमें पृथ्वी है वो अपने पैर को देती है, तभी अपन क्या है आगे चल पाते हैं। भी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल का मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल जो बल लगता है वो समान बल लगता है। 5 न्यूटन का अगर बल लगा है क्रिया के अंदर, तो प्रतिक्रिया में भी 5 न्यूटन का ही लगेगा, लेकिन फिर भी ये त्वरण समान उत्पन्न नहीं कर पाते। भी त्वरण है वो समान उत्पन्न नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 5 न्यूटन का जो बल लगा था वो दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं भी,
और दोनों वस्तुएं हैं वो अलग अलग द्रव्यमान की है भी। जैसे मैंने क्या है भी एक बंदूक से गोली चलाई, बंदूक से गोली चलाई तो गोली के ऊपर बंदूक ने क्या प्रेशर डाला, तो यहां पे जो गोली है वो आगे निकली, गोली आगे चली, तो गोली आगे चलने के बाद में गोली के ऊपर जो एक प्रकार से क्रिया हुई, तो वो गोली का द्रव्यमान कम है। लेकिन उसके बाद में बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया हुई, बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया हुई, बंदूक पीछे धकेलेगी तो बंदूक का द्रव्यमान अलग है। तो दोनों का जो द्रव्यमान है ना वो अलग अलग होता है, तभी है वो त्वरण समान नहीं होता भी। आपको पता है भी F बराबर क्या होता है, ma होता है भी, F बराबर ma होता है, लेकिन यहां पे F समान है, F समान है तो त्वरण यहां पे समान उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे द्रव्यमान है ना आपका वो क्या है, अलग है। द्रव्यमान यहां पे अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है भी, समान बल लग रहा है लेकिन अलग अलग वस्तुओं यानी अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पे लग रहा है। तो बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, तो गोली का द्रव्यमान कम है, बंदूक का द्रव्यमान अलग है, तो यहां पे त्वरण समान नहीं हो सकता, त्वरण है वो समान नहीं हो सकता। इसीलिए बंदूक का त्वरण और गोली का त्वरण में काफी कम होता है बंदूक का इसीलिए बंदूक का जो त्वरण है वो गोली के त्वरण से क्या होता है, काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम की प्रतिक्रिया नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये यहां पे दिखा रखा है भी, नाविक क्या कर रहा है, इस मेज के ऊपर आ रहा है भी, नाविक है वो इस मेज के ऊपर आएगा तो इस यहां से कूदेगा तो ये आपकी जो नाव है वो पीछे धकेली जाएगी भी, नाव है वो आपकी पीछे धकेली जाएगी। तो जितना इसने अपने कूदने में जितना बल लगाया उतना ही बल है वो इस नाव को पीछे धकेलने में लगाया भी। तो यहां पे बल तो दोनों में समान है, लेकिन आदमी का द्रव्यमान अलग है और नाव का द्रव्यमान है वो अलग है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं भी, दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दे। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक ताक्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दें ताकि जब ये दोनों बच्चे खेलें तो बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सकता है। अब इसके अंदर है वो इस प्रकार से भी, ये थैला इस लड़के यानी इस लड़की को पकड़ाएगा तो यहां पे ये इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर वो थोड़ी सी हलचल होगी भी, क्योंकि द्रव्यमान आएगा तो इसके अंदर इसकी गति के अंदर हलचल होगी। और जब ये लड़की है वो इस लड़के को ये थैला पकड़ाएगी तो ये लड़का है, लड़के वाली जो गाड़ी है उसके अंदर भी क्या होगी, हलचल होगी। अब दोनों बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दे तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर, तो आप यहां गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 × 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईबोर्ड में 2 जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। और स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधा रेखा में गति करना कठिन है। इसकी सीधी रेखा में गति करना है वो कठिन है। आगे देखो भी, ये इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर आपने क्या सीखा, तो गति के प्रथम नियम वस्तु अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक
उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उनके जड़त्व की माप है। इसका अस्थायी मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, वो उनकी जड़त्व की माप है। यानी द्रव्यमान के आधार पर अपन क्या जड़त्व का अनुमान लगा सकते हैं भी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा भी। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है भी। घर्षण बल होता है ना, वो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होता है भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है भी। ये क्वेश्चन है वो आपका एएलपी में पूछा गया है भी। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो बल के समानुपाती होती है। और बल का अस्थायी मात्रा को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक N द्वारा व्यक्त किया जाता है। और 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। आपको पता है भी बल बराबर क्या होता है? ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, और आगे देखो भी वस्तु का संवेग उनके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है भी। संवेग क्या होता है? p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यानी संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और इसका जो अस्थायी मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे इसने ये बोल दिया भी इसका अस्थायी मात्रक है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसका वस्तु का संवेग उनके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये दो बल है वो क्या करते हैं भी? अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। और ये दोनों ही क्या होती है भी? समान होती है, समान बल उत्पन्न करती है, समान बल लगता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। तो इस प्रकार से हमने एक चैप्टर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक चीज है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है कहीं पे भी, जो भी हमने क्वेश्चन किए इसमें उसमें या फिर कहीं पे भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात क्लासों की पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।